तो ये बात तुम्हें बच्चा होने के पहले ही सोचनी चाहिए थी ना शिवम। अरे माँ तुम हो, तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए ना ये। ऑफिस से थके हारे आता हूँ मैं, खाना तक नसीब नहीं होता, ऊपर से नवीन बस रोता ही रहता है, नींद ही पूरी नहीं हो रही मेरी। तुम्हें नवीन को सुला कर रखना चाहिए ना बेबी। क्या बेबी, तुम्हें ही तो प्रिकॉशन नहीं लेनी थी, हो गई ना प्रॉब्लम। मैंने तो कहा ही था कि ये हमारे पैसे कमाने का वक्त है, अभी अपनी जवानी हम बच्चे पालने में वेस्ट नहीं कर सकते। अगर सब सोच समझ कर किया होता ना तो नहीं होता ये सब। अच्छा तो तुम अबॉर्शन भी तो करवा सकती थी ना प्रिया। गई थी मैं, नहीं गई थी क्या? तब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे शिवम। आई वॉज लेट ऑलरेडी। और तुम्हें पता भी नहीं चला, वाह। अरे जैसे ही तुम्हें अंदाजा हुआ मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी ना। ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला शिवम, जब तुम्हें पता चला था कि आई वॉज प्रेग्नेंट? कितने खुश थे तुम, हम दोनों के प्यार की निशानी आ रही है प्रिया। कितना ख्याल रखते थे तुम मेरा उन दिनों। साथ में ग्रो करेंगे प्रिया, गुड पेरेंटिंग होगी। कहाँ गया वो शिवम? क्या वो सब झूठ था? अरे झूठ क्यों होगा बेबी, झूठ नहीं था, कुछ भी झूठ नहीं था। बट अब तुम ही देखो, इस बच्चे के कारण ऑलरेडी तुम 8 महीने की मैटरनिटी लीव ले चुकी हो। हम दोनों मिलकर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। अब वहां तुम नहीं हो, ऑफिस में 24 घंटे ये देखना कि तुम्हारी जगह कोई और काम कर रहा है, तुम्हारा डिमोशन हो रहा है। मुझे फर्क पड़ता है। उसके बाद ऑफिस का काम करके मैं जब भी घर आऊं तो नवीन रोता ही रहता है। मैं तुम्हारे साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाता, तुम भी इरिटेटेड रहती हो और मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, नवीन से भी करता हूँ, पर हम दोनों के सपनों का क्या? और मैं कमा भी तो हमारे बेटे के लिए ही रहा हूं ना। तुम्हें अगर सारा टाइम ये आया वाले काम में ही लगे रहना है तो तुम कमाओगी कब? कैसे हम अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे? कैसे नवीन को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज पाएंगे? अरे तो क्या करूं मैं? कोई रास्ता निकालो, और ये तुम ही कर सकती हो। और हर रोज नवीन को लेकर शिवम और प्रिया में इसी तरह बकचक हो जाया करती। फिर एक सुबह प्रिया को उसके ऑफिस कलीग का कॉल आता है। कहाँ हो प्रिया, तुम माँ क्या बन गई, तुम तो ऑफिस को भूल ही गई। सिर्फ एक प्रमोशन बाकी था तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए। मुझे तो लगा था शिवम के पहले तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, पर यहाँ तो तुम सब कुछ छोड़कर इस तरह बनवासी बन चुकी हो। आई रियली फील सॉरी फॉर यू। लाइफ के ऐसे मकाम पर कभी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। हो गई ना लाइफ चौपट। क्यों की फिर तुमने इंजीनियरिंग? अरे तो मैं क्या करूँ संपूर्णा, फंस गई मैं तो। अब हो गया बेबी, संभाल भी नहीं पा रही हूँ यार मैं। वैसे तुम भी तो प्रेग्नेंट थी ना, उसके बाद क्या हुआ? ना तुमने बेबी शावर की पार्टी दी ना कुछ। अरे बाबा घबराओ मत। आई एम स्टिल अ मदर, पर मैंने अपनी करियर को प्रायोरिटी दी। 7वें महीने तक तो मैं काम कर रही थी। 2 महीने डिलीवरी के लिए मैंने ऑफ लिया, उसमें भी वर्क फ्रॉम होम, और आरव के होते ही अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया उसे। अब जब तक वो 7 साल का होगा मम्मी संभालेगी उसे, फिर उसके बाद हॉस्टल। देख यार प्रिया, आज के ज़माने में मुंबई जैसे शहर में बच्चे का खर्च उठाने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। तो जानती है, तेरी माँ के घर की तरह मेरा घर भी यहीं पास में ही है। कहाँ मैं उसे अपनी सास के पास छोड़ती। पहले तो मैंने उसे अपनी सास के पास ही छोड़ा था, फिर मुझे टेंशन लगी रहती थी कि इतने छोटे शहर में कहीं वो मैनरलेस ना बन जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। अब कभी मन होता है तो जाकर उससे मिल लेती हूँ। अरे वाह संपूर्णा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नवीन इज़ ऑलरेडी 8 months नाउ, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मैं भी उसे अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ। अरे यार बिल्कुल, जिस माँ ने तुझे पालकर बड़ा किया, क्या वो तेरे बच्चे को नहीं संभाल पाएगी? और मुंबई में ही रहेगा तो बचपन से तुम उस पर नज़र भी रख पाओगी। अभी से ही सही गाइडेंस मिलती रहेगी। बड़े घर के बच्चों के साथ उठना बैठना रहेगा तो उसे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो हमें करनी पड़ी। वो भी वर्क कल्चर समझेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प संपूर्णा, मैं आज के आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। और प्रिया नवीन के साथ अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैसे कमाने के लिए की थी मम्मी। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा पैकेज मिला था मुझे, जो कि नवीन के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। पर कंपनी में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी मुझे दोबारा बुलाना चाहती है। अब मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। मैं जो भी कमाना चाह रही हूँ सब कुछ नवीन के लिए ही तो है, ताकि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। कल को उसे पायलट बनना हुआ तो अब्रॉड जाकर वो पढ़ाई कर सकेगा। शिवम के अकेले की सैलरी से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। 30,000 तो हमारे फ्लैट का रेंट ही चला जाता है। ये सब कुछ अब अकेले शिवम पर हो गया है, जिसके कारण वो भी ना चिड़चिड़ा रहता है। तो
मैं आज सोच रही थी कि नवीन को आपके पास ही छोड़ दूं, मतलब अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ की बात तो उसमें है ही नहीं बेटा, ये तो मेरा नाती है, मैं क्यों नहीं इसे संभालूंगी। पर तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। नवीन अभी बस 8 महीने का है, वो पायलट बनेगा कि डांसर, या फिर वो साधारण जीवन जीना चाहता है, ये तो तुम भी नहीं जानती। अभी से इतना मत सोचो। माया नगरी की दुनिया में इतना ज़्यादा इंसान फंस जाता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे करीब रहेगा तब तो उसे तुमसे प्यार रहेगा। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, पापा भी तो हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं, क्या मुझे पापा से लगाव नहीं रहा। बच्चों में लगे रहने से ना औरतों की इज्जत ना बच्चे करते हैं ना समाज। अगर आपको नवीन को नहीं संभालना तो अलग बात है, मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगी, पर अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी मम्मी, बहुत हुआ। नहीं तो किसी मेड को घर पर लगा दूंगी जो दिन भर नवीन का ख्याल रखे। बस कोई मेड नहीं मिल रही जो रात भर नवीन को अपने पास रखे। शिवम तो कह रहा था कि मैं नवीन को केयर सेंटर में रखकर ऑफिस आ जाया करूं। उसके बाद तो उसे रात को मुझे घर लाना पड़ेगा ना, और हमारा खुद का काम इतना रहता है, मैं नवीन को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। तू रहने दे बेटा, ये तो मेरा खुद का खून है, मैं इसे कैसे छोड़ दूंगी। तुझे जाना है ऑफिस तो जा, मेरा नाती मेरे पास रहेगा। और बिना कुछ सोचे समझे प्रिया अपनी माँ के पास अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर वापस अपने घर लौट आती है। आ गई तुम, कहाँ है नवीन? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। नवीन को मैंने मम्मी को सौंप दिया है। पर सच कहूँ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है शिवम। अरे इसमें ठीक नहीं लगने वाली क्या बात है? हाँ, अपने बच्चों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और नवीन के बारे में टेंशन लेना छोड़कर प्रिया और शिवम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। वही सुबह उठकर भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचना, रात को बाहर खाकर ही वापस आना और अपने काम में लगे रहना। शुरू शुरू में तो ऑफिस से आते वक्त शिवम और प्रिया नवीन से मिलने मनीषा के पास चले जाया करते थे, पर धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा। अरे अरे मेरा नवीन, क्या हो गया बेटा, आज मम्मा मिलने नहीं आई है? पर नानी तो है ना पास में। मनीषा दिन भर नवीन को अपने बच्चे की तरह ही संभाल कर रखती। उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसका डायपर चेंज करना, सब कुछ मनीषा खुद ही करती। अपनी माँ से ज़्यादा नवीन अपनी नानी की सहेलियों को पहचानने लगा था। अब नवीन 1.5 साल का हो चुका था। संडे की एक सुबह प्रिया और शिवम नवीन से मिलने मनीषा के घर आते हैं। अब तो 1.5 साल का हो गया है नवीन। पर मम्मी, अब तक इसने मुझे मम्मी नहीं बोला। बोलेगा भी कैसे बेटा, उसने अपनी माँ को देखा हो तब तो वो माँ बोलना सीखे। बच्चा ऐसे ही किसी को माँ नहीं बोल देता। तूने दूध तक नहीं पिलाया इसे। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कम से कम अपना दूध तो पिला दिया कर इसे। वो नहीं कर सकती तो आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं, माँ अपना दूध निकाल कर भी बोतल में भर सकती है। तेरा दूध ना मिलने के कारण इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो पैदा होते ही अपनी माँ का दूध छोड़ दिया था, क्या हुआ मुझे? आई एम फिट एंड फाइन। मैं एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास नवीन को लेकर जाता हूँ, उसे सप्लीमेंट्स दे देंगे, हर चीज़ की दवाई मिलती है मम्मी। और ये सुनते ही मनीषा के फ्लैट के बाहर से गुजर रही सुलोचना उसके फ्लैट के अंदर आ जाती है। ये लो भाई, अब माँ बाप इतने मॉडर्न हो गए हैं कि 1.5 साल के बच्चे को दवाइयों से ताकत दिलवाएंगे। अरे दवाइयों से किडनी, लिवर खराब हो जाते हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि दवाई कैसे ना खाए, वहाँ तुम दोनों अपनी इकलौते बच्चे को दवाई देने की बात कर रहे हो। सॉरी आंटी जी, पर नवीन हमारा बच्चा है और उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा? हेलो नवीन बेटा, नानी मिलने आई है, बोलो नानी। नानी। नवीन बोलता है मम्मी। वो अपनी नानी को ही अपनी माँ समझता है और उसे मम्मी कहता है। पर ये तुम्हें तब पता होता जब तुम यहाँ उससे मिलने आती। और जहाँ तक रही हक की बात, तो जब भी नवीन की तबीयत खराब होती है तो मेरे ही पति गाड़ी लेकर आते हैं इसे अस्पताल ले जाने। तुम दोनों को तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं होती। इतने बड़े अस्पताल में नवीन जा पाता है आंटी जी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस अस्पताल का खर्च उठा सके। आफ्टर ऑल सब कुछ हम नवीन के लिए तो कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? डैडी किसके लिए कमा रहे हैं?
नवीन के लिए। वैसे मैंने सोच लिया है मम्मी जी, अब एक टीचर लगवा दूंगा घर पर नवीन के लिए, जो मेरे नवीन से हमेशा फॉरेन लैंग्वेज में बात करेगी, जिससे नवीन नए नए एक्सेंट सीख पाएगा, और उसके बाद मैं उसे प्ले स्कूल में डालूंगा। इतने छोटे बच्चे पर अभी इतना प्रेशर क्यों डालना है दामाद जी? सीख जाएगा ना धीरे धीरे सब कुछ। वैसे भी मेरा नाती बहुत होशियार है। बाहर दुनिया बहुत एडवांस हो गई है मम्मी। आजकल 4 साल के बच्चों को कोडिंग आने लगा है। अब नवीन के पास ज़्यादा दिन नहीं है, कंपटीशन के लिए तैयार करना है मुझे मेरे चैम्प को। जब भी प्यार की बात आती तो प्रिया और शिवम अपने बच्चे को अपनी माँ पर छोड़ देते, पर जैसे ही एग्जाम की बात आती दोनों नवीन के सर पर सवार हो जाते। अब नवीन 4 साल का हो गया था। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। 92 मार्क्स आउट ऑफ 100? इतने बड़े कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवाया मैंने, पानी की तरह पैसे बहाए तुम्हारे पीछे, फिर भी ये मार्क्स? इतने तो बिना कोचिंग के भी तुम ला सकते थे। कितनी ट्राई की मैंने कि तुम्हारे ग्रेड्स हाई हो सके। मैं सोच रही थी कि अंबानी के स्कूल में एडमिशन कराऊंगी तुम्हारा, पर जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता वहां तुम्हारा एडमिशन कभी हो पाएगा। अरे प्रिया, अपने स्कूल में टॉप आया है, 92 मार्क्स कम होते हैं क्या? कभी तो सेटिस्फाइड हो जाया करो। 4 साल का है नवीन। अगर जिस तरह तुम इससे बात कर रही हो मैंने तुमसे की होती ना तो तुम कभी इंजीनियर नहीं बन पाती। प्लीज मम्मी, आपने ही बिगाड़ा इसे। दिन रात पागलों की तरह मैं और शिवम पैसे कमाने के पीछे रहते हैं और इसे वैल्यू ही नहीं है। 3 साल बाद इसे हॉस्टल में डालना है और लाड साहब हर शाम साइकिल चलाने बाहर निकल जाते हैं। साइकिलिंग से क्या होता है? सीखना है तो स्विमिंग सीखो। मैं तुम्हारे लिए शाम के टाइम की क्लासेस लगवा रही हूँ। You are bad, मम्मी। I hate you। I don't care। और इस तरह जिस उम्र में जहां नवीन के सर पर प्यार का हाथ होना चाहिए था, उसके कंधे पर जिम्मेदारी और बेस्ट स्टूडेंट बनने का बोझ डाल दिया गया था। अब नवीन 7 साल का हो चुका था। अरे क्यों भेज रही हो प्रिया इसे हॉस्टल? कितना छोटा बच्चा है, वहाँ अकेले कैसे रहेगा? 10th के बाद जब ये अब्रॉड चला जाएगा ना मम्मी, तब कैसे बैलेंस करना सीखेगा चीज़ों को। अरे तब का तब देखेंगे बेटा। 7 साल की उम्र होती है क्या माँ बाप से दूर जाने की, वो भी इतनी दूर शहर। साल में बस 2 बार मिल पाएंगे हम नवीन से। Don't send me to hostel, मम्मी। I want to be with you। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं जो कहूँगी वो करोगे ना, तो अभी चुपचाप गुड बॉय बन के हॉस्टल चले जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमारा टाइम तुम्हारा ही है बेटा, पर कमाना भी तो ज़रूरी है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं मम्मी पापा। मेरे और शिवम के पास तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अभी तुझे एहसास नहीं होगा, पर जैसे जैसे बड़े होगे ना तब समझ में आएगा कि मम्मी पापा ने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। नवीन रोता रह जाता है, पर ना शिवम उसके आंसुओं को समझता है, ना ही प्रिया। उसे दूर देहरादून में हॉस्टल भेज दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं। हर रात को 8 बजे जब नवीन का फ़ोन आता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी को फ़ोन करता। धीरे धीरे उसे अपने पापा मम्मी से अटैचमेंट खत्म होने लगी थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो जब भी अपने पापा मम्मी से बात करता तो वो बस उसे एक ही बात कहते, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं हम तुम्हारे पीछे, बहुत उम्मीद है तुमसे, पढ़ाई पर फोकस करना। हाँ ओके मम्मी। और इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए नवीन यूएस जाने को तैयार हो जाता है। उम्र का तकाजा अब प्रिया और शिवम को भी आने लगा था। वो भी अपने 40s में आ चुके थे। हॉस्टल छोड़कर नवीन अपनी नानी के पास आता है। तुम सीधा यहाँ आए नवीन? मुझे तो लगा तुम घर आओगे। अगर घर आता तो नानी को वहाँ आना पड़ता, और नानी तो अब ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गया। दोनों जगह जाकर टाइम क्यों वेस्ट करना? टाइम इज़ मनी, और मनी की इम्पोर्टेंस तो आपने ही मुझे सिखाई है। अपना ख्याल रखिएगा नानी, मैं जा रहा हूँ। आ जा बेटा, जाने के पहले डैडी के गले तो लग जा। आजकल टेक्सटिंग का ज़माना है पापा, कौन सा बेटा अपने फादर के गले लगता है? ये सब पुरानी बातें हैं। और अपना बैग उठाकर नवीन विदेश के लिए निकल जाता है। हद करता है ये लड़का भी। इतना फ़ोन ट्राई करती हूँ पर फ़ोन नहीं उठाता, मैसेज भेज देता है आई एम बिजी। रुको ज़रा, मैं कॉल करता हूँ। शिवम नवीन को कॉल लगाता है। हद होती है किसी चीज़ की डैडी। अगर मैं मम्मी का कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब ये है ना कि मैं बिजी हूँ। पैसे खर्च किए ना आप लोगों ने मुझे यहाँ भेजने के लिए,
तो उन पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं पढ़ाई करके। बाय द वे, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो आपके जो भी पैसे कॉलेज में लगे थे आपको वापस मिल जाएंगे। आप और मम्मी अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे अपने काम पर ध्यान देने दीजिए। जब भी मैं फ्री होता हूँ नानी को कॉल करके खुद की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। नवीन मनीषा को वीडियो कॉल कर उससे घंटों बातें करता रहता, यहाँ तक कि अपनी नानी की पड़ोसियों से भी बातें करता। बस बातें नहीं करता तो प्रिया और शिवम से। 5 साल बाद एक दिन वीडियो कॉल पर नवीन जिया से अपनी नानी को इंट्रोड्यूस करवाता है। नमस्ते नानी जी। खुश रहो बेटा। अरे नवीन, तूने तो गोरी मैडम ढूंढ ली। हाँ नानी, मेरी प्लेसमेंट हो गई है। 5 करोड़ का पैकेज है मेरा। जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसी में जिया को भी। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। और तेरे माँ बाप बेटा, 2 साल से तो तू आया भी नहीं। वो दोनों पैसे कमाने की मशीन है नानी, वो मेरे माँ बाप नहीं है। मेरा तो जो भी है वो आप हो। सुलोचना आंटी से बात कर ली है मैंने, वो आकर आपका सारा सामान बांध देगी। अगले महीने मैं आकर आपको यहाँ ले आऊँगा। और अपनी नौकरी लगते ही नवीन अपनी नानी को लेने वापस मुंबई आता है। ये सब क्या है नवीन? तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, तुम शादी करने वाले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और हो गई ना पढ़ाई इंडिया में, जॉब ढूंढो, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। आई नो बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है अच्छे खासे वक्त के लिए, तुम आ भी नहीं पाओगे वापस। तो आना किसको है मम्मी? क्यों नहीं आना? तुम्हारी मम्मी और मेरी उम्र 45 के ऊपर हो गई है बेटा। अपने ऑफिस से हमने भी अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है, जिसे हम रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा देंगे और फिर ऑफिस का झंझट खत्म हो जाएगा। आराम से हम तीनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इतने से पैसे में क्या होता है पापा? अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरी भी फैमिली होगी। अगर उसे स्पेस में जाना हुआ तो पैसे तो चाहिए ना पापा। इंडिया में मैं कितना ही कमा लूँगा, बाहर रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसका ग्रोथ भी तो अच्छा होगा। फिर आप दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे और अस्पताल के एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे दिन ब दिन। मैं कमाऊँगा तभी तो आप दोनों पर खर्च कर पाऊँगा। अरे मैं आपके लिए ही तो कमा रहा हूँ मॉम एंड डैड। प्रिया और शिवम रोते रह जाते हैं, पर नवीन नहीं रुकता और अपनी नानी को लेकर यूएस चला जाता है। और फिर प्रिया को रियलाइज़ होता है कि जो उसने अपने बेटे के साथ किया वही आज उसका बेटा उसके साथ कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है चांदनी चौक की गली नंबर 22 से, जहां उमा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। नाश्ते के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठे थे और घर की बहू शिल्पा सभी को गर्मा गर्म खाना परोस रही थी। मम्मी जी, वो कल रात को मेरी बड़ी ताई जी का कॉल आया था। उनकी छोटी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, तो मैं जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई बहू, बिल्कुल जा। वो मम्मी जी, मेरे पास ना शादी लायक कोई कपड़े भी नहीं है तो। अरे मुकेश, दिला कर ला बहू को कपड़े गहने जो भी चाहिए इसे। हमारे घर की इज्जत है शिल्पा, शादी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। मुझे आप कैश दे दो ना मुकेश, मैं खुद शॉपिंग कर लूँगी। मुकेश अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर शिल्पा के हाथों में रख ही रहा होता है कि तभी थोड़ी दूर से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। अरे मम्मी, कहाँ हो मम्मी? इस तरह से अपनी माँ को पुकारती हुई किरण दरवाजे से अंदर आती है। क्या हुआ बेटा, तू अचानक यहाँ? माँ सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा पापा? हाँ, वही मेरी सास और वही उनकी फरमाइश है। आप लोग भी क्या सोचते होंगे, कैसे बेशर्मों की तरह किरण मुंह उठाकर बार बार यहाँ आ जाती है। नहीं भाभी। अरे ऐसा हम क्यों सोचेंगे दीदी, ये आपका ही घर है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर बुरी फंसी हैं आप। आए दिन आपकी सास को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपसे, कुछ ना कुछ मंगाती रहती है आपसे। अब क्या बताऊँ शिल्पा, कभी कभी लगता है पापा ने मेरी शादी राहुल से ही करवा दी होती तो आज ऐसे घर में जाकर रोकर तो नहीं रह रही होती। कितने चक्कर काटे उसने इस घर के, पर पापा नहीं माने। खैर, जो है मेरी किस्मत में वो तो तय है, मेरा तो चलता ही रहेगा। छोड़। अच्छा तू पहले ना ये नोटों पैसों की गड्डी अपने पास संभाल के रख ले, घर में नौकर चाकर है, नज़र पड़ती है। वैसे मुकेश, तू पैसे क्यों दे रहा था शिल्पा को, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, वो बहू की कज़न की शादी है अगले हफ्ते, उससे मैं बहू को जाना है, तो मुकेश इसे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, कोई तो खुश रहे। वैसे आप क्या खरीदने वाली है?
वैसे ना साड़ी या गाउन या आलिया कट के सूट लेना बहुत ट्रेंड में है। शाम में ही जाऊंगी दीदी, आप भी चलिए साथ में, सामने पसंद कर लीजिएगा। शाम को शिल्पा अपनी ननद किरण के साथ शॉपिंग पर जाती है। ये गाउन अच्छा लग रहा है नहीं दीदी? हाँ ठीक ही लग रहा है, पर साइज़ ज़रा छोटा नहीं ले रही तू? मेरी साइज़ स्मॉल है दीदी। क्या फालतू बात बोलती है तू? थू कर, क्यों रहे तेरा साइज़ छोटा? भगवान करे तू खा पी कर डबल एक्सेल हो जाए, और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है ना तुझे। कोई गुड न्यूज़ रह गया तो तेरा साइज़ तो बढ़ेगा ही, फिर तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगी। तो शगुन समझ कर ही बड़े साइज़ के कपड़े ले ले। भैया आप ना और वैरायटी दिखाइए, और जो जो कपड़े हमने साइड में करवाए हैं ना, सबके डबल एक्सेल पीसेस निकाल दीजिए। अरे पर दीदी मैं इन्हें पहनूंगी कैसे? कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे? एक सिलाई लगानी है और फिर ये तुम्हारी साइज़ के हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और इस तरह किरण सारे कपड़े अपनी ही पसंद के और अपनी ही साइज़ के खरीद लेती है। रात को घर लौटने के बाद सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी फ़ोन पर बात करती हुई किरण अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ मम्मी जी, साड़ी और कपड़े हाँ मैंने लिए हैं ना मम्मी जी। हाँ हाँ मैं कल सुबह लेकर आती हूँ। प्रणाम मम्मी जी। ये कहकर किरण फ़ोन रख देती है। ये किन कपड़ों की बात कर रही थी तेरी सासू माँ? वो क्या है ना मम्मी, मेरी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे, इसीलिए मेरी सास ने मुझे यहाँ भेजा था। कह रही थी तेरे मायके में तो बहुत बड़े बड़े शोरूम है, वहीं से 2-4 गाउन, कुछ साड़ियाँ और कुछ फैंसी कपड़े लेकर आ जाना। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, पर आप लोगों का मुंह देखकर ना मैं कुछ कह नहीं पाई। पर आप फिक्र मत कीजिए, देखा जाएगा क्या होता है। अरे कैसे देखा जाएगा बेटा? शिल्पा बेटा, तू आज शॉपिंग करके आई ना, वो कपड़े अपनी ननद को दे दे, और तू ना फिर कुछ खरीद लेना। तेरे फंक्शन में तो अभी वक्त है ना। पर मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। भाभी वो आपके पास वो नेकलेस नहीं है जो आपने अपने छोटे भाई की शादी में पहना था? एक बार वो भी दे देती आप तो ठीक रहता। आज आपने जो साड़ी खरीदी है ना, उसके साथ वो ज्वेलरी सही जाएगी, वरना कल सुबह फिर मेरी सास मुझे यहाँ ज्वेलरी खरीदने के लिए भेज देगी। अब आप ही बताओ मम्मी, सुबह सुबह 10 बजे कौन सी ज्वेलरी की शॉप खुलती है? ये लड़के वाले ना एक बार मेरी ननद को देख ले, फिर हिफाजत से मैं आपके गहने आपको वापस कर दूँगी। और इस तरह अपनी भाभी से उनके सारे कपड़े और अच्छी खासी ज्वेलरी लेकर किरण अपने ससुराल पहुंच जाती है, और फिर अपने ससुराल के हॉल में बैठकर एक एक गहने ट्राई करना शुरू करती है। तो फिर अपने मायके से कुछ उठा कर ले आई? अच्छा लगता है क्या बहू? शादी के बाद मायके से बार बार चीज़ लाना शोभा नहीं देता। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ मम्मी जी, पर मेरी मम्मी है ना मानती नहीं है, खाली हाथ मुझे भेजने को तैयार ही नहीं होती। जब देखो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ाई देती है। इस बार तो तू अपने मायके से इतनी सारी चीज़ें ले आई, पर अगली बार मत लाना, वरना मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर दूँगी। अब मम्मी जी आप ना मम्मी से बात मत कीजिएगा, उनका कहना है उनकी एक ही तो बेटी है। अब मुझे लेकर उनके कितने अरमान हैं, मैं उन्हें मना कर दूँगी। बस आप इस बारे में कुछ बात मत कीजिएगा, आपको प्रेम जी की कसम। तो कुछ ऐसी थी किरण। आए दिन किरण किसी न किसी बहाने अपने मायके पहुंच जाती थी, और कोई ना कोई नई चीज़ उठाकर अपने मायके से अपने ससुराल ले आती थी। इसी तरह एक सुबह किरण अपने मायके पहुंचती है। अरे वाह भाभी, नया जूसर लिया है आपने, बढ़िया है। मैं भी ना एक नया जूसर ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना मम्मी, पहले तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकाल लेती थी, पर मेरी सास ने वो मिक्सर ग्राइंडर भी पैक करके छज्जे पर चढ़वा दिया। अब किसी तरह हाथ से दबा दबा कर जूस निकालना पड़ता है मुझे। कहती है जूसर चाहिए तो मायके से लेकर आओ। हाय रे बेटा, तू एक काम कर, इस जूसर को तू ले जा, हम नया ले लेंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं क्या यहाँ से बार बार चीज़ें लेकर जाऊँ? अच्छा ठीक है, आप इतनी ज़िद करती हैं तो। पर देखिए इस बारे में ना मेरी सास को कुछ मत कहिएगा, वरना मुझे और 2 बातें सुनाएंगी वो। हद हो गई, आज तो पहली बार ये जूसर ऑन किया था मैंने। कितने मन से मंगवाया था इससे, दीदी ने तो हद ही कर दी है। जो भी सामान लाती हूँ वो इन्हें ले ही जाती है। जूसर लेकर किरण दरवाजे से निकल रही थी कि बाहर सोफे पर पड़े पर्स पर उसकी नज़र पड़ती है। अच्छा हाँ, ये पर्स देखकर याद आया मुकेश, तेरे पास 1000 रुपये होंगे क्या? वो मेरी सास ने मुझे एक पर्स लेकर आने को कहा था। 1000 रुपये क्या दीदी, तुम ये पर्स ही ले जाओ, 8000 की है।
कल तो लेकर आया हूँ मैं, अभी तक शिल्पा ने यूज़ भी नहीं किया है इसे। अब ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, बहुत पर्स है उसके पास वैसे भी। इस तरह किरण रोज़ रोज़ अपने मायके से कोई ना कोई सामान अपनी सास का नाम लेकर ले लेती और अपनी सास को दूसरी पट्टी पढ़ा लेती। ये जूसर लाने की क्या ज़रूरत थी बहू? हमारे घर पर इन चीज़ों की कमी है क्या जो तुम मायके से ले आती है? माँ का दिल ना ऐसा ही होता है मम्मी जी। अब मुकेश नया नया जूसर लेकर आया था और लाते ही उसने पहले मुझे पकड़ा दिया और दूसरा भाभी को। आप ना फिक्र मत कीजिए, इस बार अच्छे से डांट लगाऊंगी मुकेश को। और इस तरह ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। एक रोज़ शिल्पा मार्केट से शॉपिंग कर रही थी कि उसकी नज़र सुषमा पर पड़ती है। शिल्पा उसे देखते ही उसके पास पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? इस बार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई आपको? मैं समझी नहीं बेटा। आपकी भी एक बेटी है ना आंटी जी, अगर उसकी सास रोज़ उसे मायके से कुछ लाने को कहे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे घर में तो मैं अपनी बेटी को रहने ही ना दूँ बहू। कैसी सास होती है ये? तो फिर आप किरण दीदी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? रोज़ मायके से ये लाओ वो लाओ ऐसा क्यों कहती रहती हैं? क्या? इस बारे में तो मैं आप लोगों से बात करने वाली थी कि ये आप लोगों का रोज़ रोज़ किरण को बुलाना मुझे ठीक नहीं लगता, और हर बार इतनी सारी चीज़ें देकर भेजने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम नहीं दे सकते ये सब मेरी बहू को? और इसी बातचीत से दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ तो भाई किरण का किया धरा है। तो चिंता मत कर, अब मैं समझ चुकी हूँ कि क्या हो रहा है। अब तेरे घर ये दिक्कत नहीं होगी बहू। कल ही उसका लाया सारा सामान मैं तुझे वापस भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है आंटी जी, बस आगे से आप देख लीजिएगा। और ये इत्तेफाक शिल्पा की सारी टेंशन हल कर देता है। एक समय की बात है, किसी जगह पर एक जादुई प्याज का महल हुआ करता था। ये दुनिया बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक आम दुनिया जैसी ही सारी चीजें व्यवस्थित रूप से पाई जाती थीं। यहाँ के लोगों के पास अच्छा रोजगार था, अच्छा खाना था, यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बहुत अच्छी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोग बहुत खुश थे। इसी जादुई प्याज के महल में हरिनाथ, कमला और माधुरी नाम के 3 मित्र रहा करते थे। एक दिन जब ये तीनों विद्यालय से घर आ रहे थे, आज गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है वो बहुत ही कठिन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता करोगी समझने में, वरना मुझे गुरुजी से बहुत डांट पड़ेगी। अरे हाँ हाँ हरिनाथ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। और मुझे भी समझा देना कमला। तुम तो गुरुजी के सामने बहुत कह रही थी कि तुम्हें पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अरे वो तो मैं बस पाठ समझने का नाटक कर रही थी। तुम भी ना माधुरी। तीनों मित्र ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को जादुई प्याज के महल में बने एक सुंदर से पार्क में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और जहां पर बहुत अच्छे अच्छे फल फूल भी लगे हुए थे। अच्छा कमला, माधुरी, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि हमारे इस जादुई प्याज के महल के बाहर क्या होगा? क्या क्या हमारे इस जादुई प्याज के महल के बाहर भी कोई दुनिया है? और अगर है तो वहां के लोग कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ। अरे अरे, मुझे इतना कुछ नहीं मालूम है। मैं तो बस तुम लोगों को बता रहा हूँ कि शायद इस जादुई प्याज के महल के बाहर कोई दुनिया है और मुझे उस दुनिया के बारे में जानना है। हाँ, हमें भी। हाँ, लेकिन उस दुनिया के बारे में हम जानेंगे कैसे? कोई तो तरीका होगा, हमें सोचना होगा। क्यों ना हम मुखिया जी के पास जाएं और उनसे जाकर प्रश्न पूछें? हाँ, यही सही रहेगा। इसके बाद ये तीनों मुखिया जी के पास जाते हैं। हरिनाथ, कमला और माधुरी, तुम तीनों यहाँ पर? हाँ, बताओ बच्चों, क्या काम है तुम लोगों को? वो मुखिया जी, मैं कई दिनों से परेशान हो रहा था और हमारे इस जादुई प्याज के महल के बाहर की दुनिया के बारे में बार बार सोच रहा था। तो मुखिया जी, मेरे मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारे इस जादुई प्याज के महल के बाहर भी कोई दुनिया है जहां हम जैसे लोग रहते हैं,
या फिर हमसे कुछ अलग? अरे, तुम तीनों बच्चे हो, इसलिए तुम तीनों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जो कि लाजमी है। लेकिन मैं तुम तीनों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों, तुम तीनों इतना मत सोचो। पर वैसे भी हमारे इस जादुई प्याज के महल में भला किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है यहाँ पर। ताजा पानी, खाना है, रोजगार है, और सबसे बड़ी बात, हमारे इस महल के सभी लोग खुश हैं। अब तुम लोग ही बताओ, इस इंसान को जीने के लिए उसके जीवन में और क्या चीज चाहिए? लेकिन माता जी, वो... लेकिन वेकिन कुछ नहीं बच्चों, अब तुम लोग अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। यह उम्र तुम लोगों के लिए ये सब सोचने की नहीं है। हाँ बच्चों, अच्छा अब हम दोनों को जाने दो। हमें किसी खास काम के लिए बाहर जाना है। ठीक है बच्चों? जी माता जी, आप लोग जाइए। प्रणाम। दोनों लोग बच्चों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो अब क्या होगा हरिनाथ? क्या हम लोगों को कभी भी हमारे जादुई प्याज के महल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा? लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कैसे हरिनाथ? मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आया है। उसी उपाय की सहायता से हम लोग इस महल के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हरिनाथ, ऐसा करना सही होगा क्या? हाँ, अगर हम लोग पकड़े गए तो? तुम लोग बहुत डरपोक हो, कुछ करने से पहले ही डर जाती हो, इसलिए तो किसी काम में सफल नहीं हो पाती। मेरी मानो, पहले हम लोग थोड़ा हिम्मत दिखाते हैं और इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। समझ रही हो ना तुम दोनों? बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, चलो थोड़ा जोखिम उठा ही लेते हैं। ये हुई ना बात। इसी बीच हरिनाथ को मुखिया जी के एक खास आदमी के मुंह से उनके एक डायरी के बारे में पता चलता है। तब हरिनाथ एक उपाय बनाता है, और इसके 3 दिन बाद जब मुखिया जी और उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर जाने वाले होते हैं, तो ये तीनों मुखिया जी को लड्डू देने के बहाने उनके घर पहुंच जाते हैं। और जब मुखिया जी और उनकी पत्नी घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो ये लोग मौका पाकर उनके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं मुखिया जी और उनकी पत्नी को तो भनक भी नहीं पड़ती कि बच्चे अंदर चले गए हैं। तुम दोनों ने देखा ये काम कितना आसान था। बेवजह तुम लोग कितना डर रही थी। अब हमें मुखिया जी की उस डायरी को ढूंढना होगा जिसकी बात कमल काका कर रहे थे। हाँ, अब ये तीनों मुखिया जी की उस डायरी को ढूंढने में लग जाते हैं, और आखिरकार उन्हें वो डायरी मुखिया जी के एक अलमारी के ऊपर मिल जाती है। ओफो, ये डायरी तो अलमारी के ऊपर रखी है। कमला, ऐसा करो, तुम मेरे पीठ पर पैर रखो और उस डायरी तक पहुंच जाओ। हाँ, जरा संभल कर। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे अलमारी के ऊपर से डायरी निकाल लेते हैं। चलो, डायरी तो मिल गई, अब इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी खोलो। ये लोग डायरी खोलते हैं तो उन्हें एक दूसरी दुनिया के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उनके जैसे ही दिखने वाले लोग रहा करते हैं, और वे लोग भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं और सोते हैं। वे हानिकारक भी नहीं है। ये लोग डायरी पढ़ते रहते हैं कि तभी डायरी के कुछ पन्नों को पढ़ने के बाद एक पन्ने में उन्हें एक लड़के का चित्र दिखता है, जिसके हाथ में भी एक किताब थी, और उस किताब में जादुई प्याज के महल का चित्र बना हुआ था। कमला, माधुरी, ऐसा तो नहीं कि वो लड़का हमारे इस जादुई प्याज के महल के बारे में जानना चाहता हो और हम उसकी दुनिया के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, मुझे तो ये डायरी भी कोई जादुई डायरी लगती है, इसलिए मुखिया जी इस डायरी को हम सबसे बचा कर रखते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डायरी को आगे पढ़ो। क्या पता इसमें कोई तरीका लिखा हो इस लड़के तक पहुंचने का। हाँ, तो इसके बाद जब ये लोग डायरी को और पढ़ते हैं, तो इन्हें मालूम पड़ता है कि मुखिया जी की अलमारी के अंदर एक जादुई मोती है, और यदि उस जादुई मोती से प्रश्न पूछा जाए तो उन्हें उसका उत्तर मिल सकता है, या फिर इनके इस सफर में इन्हें कुछ सहायता मिल सकती है। तो हरिनाथ, अब क्या करें? ये अलमारी तो खुलेगी भी नहीं, इसकी चाबी तो मुखिया जी के पास है। ऐसा करते हैं कि इस अलमारी के ताले को तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे तो मुखिया जी को पता चल जाएगा कि कोई उनके घर के अंदर आया था। अरे तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, इस अलमारी के ताले को तोड़ देते हैं। हाँ हरिनाथ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद ये लोग मुखिया जी की अलमारी के ताले को तोड़ देते हैं,
और अलमारी को खोलते हैं। अलमारी को खोलने पर उन्हें वो मोती उनके सामने ही मिल जाती है। मोती मिलने के बाद ये लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं। ए जादुई मोती, हमें बताओ कि इस जादुई प्याज की महल की दुनिया के बाहर कैसे पहुंचा जा सकता है। तभी जादुई मोती उन्हें हवा में एक गांव की जमीन दिखाती है। लगता है उस जमीन के नीचे कुछ है, हमें वहां पर अभी जाना चाहिए। हाँ हरिनाथ, हमें जाना चाहिए। तो चलो। लेकिन पहले मुखिया जी को आने तो दो। हाँ हाँ। तभी मुखिया जी के दरवाजे के ताले खुलने की आवाज आती है। लगता है वो लोग आ गए, छुपे रहना तुम लोग। मुखिया जी और उनकी पत्नी घर के अंदर आते हैं और खटिया पर आकर बैठ जाते हैं और थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। तभी मौका पाकर ये तीनों चुपके से कोने से निकल जाते हैं। मुखिया जी के घर से निकलने के बाद ये लोग सीधे उसी जमीन के पास पहुंचते हैं जिस जमीन को उस मोती ने दिखाया था। चलो इस जमीन को खोदते हैं। हाँ, ये लोग जमीन को खोदने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें वहां एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र बिल्कुल उन्हीं के बराबर थी, यानी कि 19 साल। ये 19 साल का लड़का यहीं पर फंस गया था। अरे तुम लोग कौन हो? हम जादुई प्याज के महल से आए हैं। तुम कौन हो? क्या तुम भी हमारी तरह खोज कर रहे हो? अरे ये तो वही लड़का है जिसको हमने मुखिया जी की डायरी में देखा था। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, मतलब और तुम लोग वाकई में वहां से हो? हाँ, हमने अपने मुखिया जी की डायरी में तुम्हारी तस्वीर देखी थी और उसमें लिखा था कि तुम हमारे जादुई प्याज के महल की खोज कर रहे हो, जैसे हम तुम्हारी दुनिया के लोगों के बारे में खोज कर रहे हैं। अच्छा अब समझा, तो तुम लोग उसी जादुई प्याज के महल के लोग हो जो अपने मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यहाँ पहुँच आए हो। चलो अच्छा हुआ, मुझे तुम लोगों की खोज थी। मैं तुम लोगों की दुनिया देखना चाहता था। लेकिन तुम्हें हमारी जादुई प्याज के महल की दुनिया के बारे में कैसे पता चला? वो ऐसे कि एक दिन मुझे एक किताब बेचने वाला आदमी मिला। वो आदमी बड़ा अजीब था, लेकिन उसकी जादुई प्याज के महल वाली किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसे खरीद ली। और तभी मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई दुनिया है। मुझे बचपन से ही ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ओह अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर फंस गए हो और यहाँ से निकला कैसे जाए? हाँ, मैं यहाँ पर फंस गया। लेकिन तुम यहाँ पर फंसे कैसे? मैं यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन जाने का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ फंस गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे और तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। तुम वहाँ पर खूब मस्ती करना, लेकिन हाँ, हमारे गांव के मुखिया जी से बचकर रहना। हाँ, अब ये तीनों चिंटू को लेकर अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वाह, यकीन नहीं होता कि एक बड़े से प्याज के अंदर भी ऐसी दुनिया बसी हुई है। काश मेरे मित्र भी ये सब देख पाते तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन होता। हाँ। इसके बाद चिंटू इन तीनों के साथ बहुत मौज मस्ती करता है और वहां प्याज के पकौड़ियाँ, प्याज के पराठे और न जाने प्याज के कौन कौन से स्वादिष्ट व्यंजन खाता है। वाह, बारिश का मौसम और गरम गरम प्याज की पकौड़ियाँ, कितना मजा आ रहा है। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है। तुम देखना, तुम्हें यहाँ कितना आनंद आएगा। हाँ, बस देखते जाओ चिंटू। इसके बाद हरिनाथ चिंटू को अपने घर ले जाता है। अरे हरी, तू तब से बाहर घूम रहा है। मैंने तुझे जल्दी आने को कहा था ना। तूने कहा था कि आजकल तेरा सिर दर्द करता है, इसलिए आ, तेरी चंपी कर देती हूँ। नहीं तो रात हो जाएगी और फिर मुझे बहुत काम होगा। ठीक है। अरे बहू, बाकी बच्चों को भी कर दो धीरे धीरे। हाँ दादी, आप चिंटू की कर दीजिए, ये हमारा नया मित्र है। अच्छा अच्छा, आजा बेटा। इसके बाद हरिनाथ की दादी चिंटू की चंपी कर देती है। चिंटू को बहुत आनंद आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में ही है। ऐसे ही चिंटू के यहाँ 5 से 7 दिन बीत जाते हैं और अब उसे अपने परिवार वालों की याद आने लगती है। चिंटू, तुम परेशान मत हो, हम लोग वहाँ चलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचने में मदद करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ चिंटू, हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ चलेंगे।
इसके बाद ये लोग तैयारी करते हैं और 2-3 दिन बाद उसी जमीन की ओर निकलते हैं जहां से चिंटू आया था। तभी उन्हें मुखिया जी का खास आदमी बात करता हुआ मिल जाता है। मुखिया जी के घर में उस दिन कौन घुसा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पूरी छानबीन की जा रही है। बहुत ही कम समय में सब पता चल जाएगा। देखो, यहाँ तो बहुत सख्त जांच चल रही है। कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस जमीन तक पहुंच जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये सभी लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं। अच्छा चिंटू, तुमने बताया था कि तुम इस दीवार से इस गुफा तक पहुंचे थे ना? हाँ, मैंने एक मंत्र पढ़ा था जो मेरी उस किताब में लिखा था, लेकिन अब वो मंत्र वापस जाने के लिए काम नहीं कर रहा है। हाँ, तुमने बताया था, तभी तो मुझे याद आया कि मुखिया जी की डायरी में एक छोटा सा मंत्र लिखा था जिसे मैं कल से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया है। अच्छा, हाँ। हरिनाथ जल्दी से वो छोटा सा मंत्र पढ़ देता है, जिसके बाद दरवाजा किस्मत से खुल जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। वे लोग दीवार पार कर लेते हैं और जंगल का एक रास्ता पार करने के बाद ये लोग साधारण दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो जादुई प्याज के महल से कहीं बड़ी थी। वाह, ये दुनिया कितनी बड़ी है! यहाँ तो तरह तरह के जानवर भी हैं और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ। वाह! हाँ, ऐसा तो हमने अपने सपने में भी नहीं देखा था। हाँ, और वो देखो कितनी बड़ी नदी है। इन तीनों को चिंटू की दुनिया बहुत पसंद आती है, जो हमारी जैसी साधारण सी दुनिया थी, जहाँ किसी चीज की पाबंदी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये लोग चिंटू के घर पहुंचते हैं और वहां भोजन करते हैं। हरी, यहाँ का भोजन कितना अलग है ना, कितना अनोखा स्वाद है इसका। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। हाँ, सच में मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि जादुई प्याज के महल के लोगों को भी इस दुनिया को देखने का अवसर मिलना चाहिए। पता नहीं बेचारों को ये अवसर कब मिलेगा। मैं तो कहता हूँ उन्हें यह अवसर जल्द ही मिलना चाहिए। बेचारे कब तक उस प्याज के महल में बंद रहेंगे। हाँ चिंटू, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। तो हमें कुछ करना चाहिए। मैं इसमें तुम सबकी पूरी मदद करूंगा। हाँ, हाँ। शाम को ही ये लोग वापस जादुई प्याज के महल में वापस आ जाते हैं। हमें मुखिया जी के घर में रखे मोती से फिर से प्रश्न पूछना होगा, वही हमें रास्ता दिखा सकती है। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सख्त पूछताछ चल रही है। इस बार पकड़े जाने की संभावना ज्यादा है। कोई बात नहीं, जब तक हम पकड़े जाएंगे तब तक तुम्हारे गांव के सारे लोग प्याज से बाहर आ चुके होंगे। हाँ, ये भी है, तुम सब डरो मत, सब अच्छा होगा। इसके बाद ये लोग थोड़ी तैयारी करते हैं और 3 दिन बाद मुखिया जी के घर शाम के समय पहुंच जाते हैं। चिंटू, मुखिया जी खाना खाकर अभी अभी बगीचे की ओर टहलने निकले हैं। चलो हम दोनों घर के अंदर चलते हैं। हाँ। हरिनाथ और चिंटू मुखिया जी के घर में प्रवेश करते हैं। वहीं बाहर कमला और माधुरी नाटक करती है। मुखिया जी, जल्दी आइए, माधुरी को पता नहीं क्या हो गया है। क्या? मुखिया जी और उनकी पत्नी कमला के साथ चले जाते हैं और घर की देखभाल के लिए मुखिया जी का खास आदमी नरेश वहीं रह जाता है। तभी उसे घर के अंदर से ताले टूटने की आवाज सुनाई देती है। कौन है अंदर? हरिनाथ और चिंटू घर के अंदर हैं और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी है। मोती रानी, बताओ यहाँ से मैं प्याज के महल के लोगों को बाहर कैसे निकालूं? जल्दी बताओ। तभी हवा में एक छोटा सा प्याज दिखता है जो मुखिया जी के बगीचे में लगा होता है। वो अपने आप फट जाता है। लगता है उस प्याज को नष्ट करना होगा, तभी हम सबको बाहर निकाल पाएंगे। हाँ, तो चलो जल्दी। हरिनाथ अपनी नजर दाएं बाएं घुमाता है। चलो खिड़की तोड़ देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। दोनों गमछे से मुंह बांध लेते हैं और खिड़की से भाग जाते हैं। ये चोर फिर से बच निकले। अगले दिन ये चारों मुखिया जी से मिलने जाते हैं। तुम लोग यहाँ? अच्छा बताओ, क्या तुम लोगों ने किसी को यहाँ से आते जाते देखा? अगर देखा हो तो बता दो। नहीं मुखिया जी, हमने किसी को नहीं देखा। देखा होता तो जरूर बताते। हाँ, सच में। अच्छा माधुरी बेटा,
अब तुम ठीक हो ना? हाँ मुखिया जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वो मुखिया जी, हमें पता है कि आपको गुलाब लगाने का बहुत शौक है, तो हम आपके लिए गुलाब के 2-3 पौधे लाए हैं। अच्छा, लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मुखिया जी, आप कहे तो हम ये पौधे लगा भी दें? हम्म मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, हम लगा देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ये तो अच्छा है। ठीक है, लगा दो। ये लोग मुखिया का आदेश पाकर उनके बगीचे में जाते हैं और अपने लाए हुए गुलाब के पौधों को लगाने लग जाते हैं। दरअसल इन लोगों का मकसद था उस छोटे प्याज को ढूंढना और उसे नष्ट कर देना। ये लोग बहुत देर तक उस प्याज को ढूंढते रहते हैं। ये देखो, लगता है ये वही प्याज है। इसका आकार बाकी प्याज से काफी छोटा है और काफी चमकदार भी है। हाँ, चलो इसे फोड़ देते हैं। कि तभी पीछे से मुखिया जी की पत्नी और नरेश आ जाता है। तुम चारों का खेल खत्म हुआ। तुम लोगों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। अब तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। अब वो मुखिया जी। बेटा, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बहुत गलत बात है बच्चों। अब वो, लेकिन मुखिया जी हम लोग करते भी क्या? हमने आपसे प्रश्न पूछा, लेकिन आपने तो हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया था। हम तो बस जानना चाहते थे कि इस जादुई प्याज के महल के बाहर की दुनिया कैसी होती है और वहां के लोग कैसे रहते हैं। क्या हमें इतना जानने का भी कोई हक नहीं है? आखिर हम लोगों ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मुखिया जी, बताइए। हाँ मुखिया जी, हम तो बस यहाँ के लोगों को इस महल के बाहर की दुनिया से परिचित करवाना चाहते थे, बस। वैसे बच्चे सही कह रहे हैं। इन लोगों को तो बस जिज्ञासा हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन ठीक है, माफ किया। मेरी भी गलती है कि मैं इन बच्चों को नहीं समझ सका। मैं तो बस इन लोगों का मुखिया बन बैठा, बिना ये सोचे समझे कि इन लोगों की भी कोई जिज्ञासा होगी। वैसे ये जादुई प्याज का महल मेरे पिताजी को किसी जादुई परी ने कई वर्षों पहले उपहार में दिया था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ का मुखिया बन जाऊंगा। मेरे अंदर लालच था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी मुखिया जी अपने हाथों से उस छोटे से प्याज को नष्ट कर देते हैं और उसके नष्ट करते ही उस जादुई प्याज के महल की सारी परतें अपने आप खुल जाती हैं और गांव के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। हमने कर दिखाया। हाँ,